धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि देश के जाने माने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में यहां तक लिख दिया कि मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी, उन पर जो हत्या का केस दर्ज है उसकी वो जांच कर रहे थे और उसी की जांच की वजह से उनको जबरन रिटायर्ड किया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके द्वारा जो सड़कों पर या उनके लोगों द्वारा जो सड़कों पर तांडव मचाया गया, बवाल काटा गया, वो सब उन्होंने अपनी नज़रों से देखा। उन्होंने 2007 के उस हालात का भी जिक्र किया जब आदित्यनाथ योगी सांसद होते हुए संसद में खड़े होकर रो रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनको फंसाने में लगी हुई है। तो यहाँ कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि आज उन्होंने ये ट्वीट क्यों किए। एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्वीट करके वो आखिर इस समय, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, उस वक्त क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। और तीसरा अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या उनको उत्तर प्रदेश में रहते हुए डर नहीं लगता? अगर उनको जबरन रिटायर्ड किया जा सकता है तो उनके खिलाफ और भी तो बहुत सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि पूर्व आईएएस जो हैं उनके खिलाफ किस तरीके से मुकदमे लिख दिए गए हैं जब उन्होंने कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के हालात पर सवाल उठाए थे। तो इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। सर से बातचीत हुई, उन्होंने थोड़ा वक्त दे दिया है, जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नमस्ते। आपका एक बड़ा नाम है, आप एक स्पष्टवादी अधिकारी के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। लोग उस बात को आज भी याद करते हैं जब मुलायम सिंह ने आपसे फ़ोन पे बात की थी, आपने वो ऑडियो भी वायरल कर दिया था जबकि अखिलेश यादव सत्ता में थे। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज जो आपने ट्वीट किए हैं एक के बाद एक, उसकी टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सर। देखिए, टाइमिंग को सवाल करने का हर व्यक्ति को अधिकार है और ठीक है कि कोई जो बात आपने कही उसको उस रूप में लिया जा सकता है। कोई ले सकता है कि चुनाव है तो इन्होंने चुनाव को मद्देनजर रख के ये ट्वीट कर दिया, और ये अपना सोचने का ढंग हो सकता है। और एक दूसरा यह भी सोचने का ढंग हो सकता है, यह एक संयोग है कि जब मैं रिटायर हुआ या जबरिया रिटायर किया गया मार्च में, तो लगभग उसके बाद हम लोग चुनाव के महीने 2 महीने बाद चुनाव के मुहाने पे आ गए। और अगर मान लीजिए अब मैं जो कुछ भी करता हूँ या आप करते हैं या कोई और करता है, उसको खुद ब खुद चुनाव से जोड़ देने का एक प्रयास होता है या कहा जाता है। ये भी स्पष्ट है, मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे कि जब तक मैं सेवा में था तब तक मैं इन बातों को सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता था। सेवा की अपनी सीमाएं मानी जाती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और अफसर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हिचकता है कि वह क्या बात कहे क्या न कहे। बिल्कुल। तो एक रिटायर्ड अफसर के रूप में मुझे ये बेनिफिट है कि जो बात मुझे लगती है, जो मुझे वाजिब लगती है, वो मैं कहूँ, और ये मैं अपना अधिकार समझता हूँ और अपना दायित्व भी समझता हूँ। उसी के नाते मैंने ये कहा। और इसका चुनाव से यह नहीं कि लेना देना नहीं है, चुनाव से निश्चित लेना देना है, क्योंकि चुनाव मुहाने पे है और योगी जी जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। वो कहेंगे कि हम लॉ ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जो कर रहा है तो वो तो देखा ही जा रहा है। उसमें कितना न्याय अन्याय हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन पूर्व में उन्होंने लॉ ऑर्डर को लेकर स्वयं क्या बातें रखी थी, क्या दृष्टिकोण था, यह भी जनता को जानना जरूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मार्च में मेरा जबरन रिटायरमेंट कराया गया, तो उसके बाद अब मुझे बोलने की आज़ादी है। मैं बोल रहा हूं, लोग कह ज़रूर सकते हैं कि हाँ भाई चुनाव के मुहाने पर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है इसलिए अब ये बात कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत निष्पक्ष तरीके से, एक तरीके से स्पष्टता के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की। अगला सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ, आपने कई सारे ट्वीट्स किए हैं, एक मामला आपने हत्या का बताया। क्या है वो मामला हत्या का जब आप महाराजगंज के एसपी थे, और क्या उसकी जांच करने की सजा ही आपको दी गई है जबरन रिटायर करके? देखिए, वो एक पचरुखिया कांड हुआ था जिसको पचरुखिया कांड कहते हैं, उसको सिपाही हत्याकांड भी कहते हैं। जहां तक मुझे याद है उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। उसमें एक यादव कोई सिपाही थे, उनकी मौत हुई थी। और जो है उसमें योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने स्वयं राइफल से वो गोली चलाई थी, ऐसा आरोप लगा था। और उसमें कुछ ऐसा था कि एक वर्ग के कब्र का कोई मामला था, कब्र को लेकर विवाद था। वहां योगी जी खुद पहुंचे थे, मामला तनावपूर्ण हो गया था। एक तलत अजीज करके गोरखपुर की नेत्री हैं, वो दूसरी तरफ से
उनके वो गनर थे यादव, उनकी हत्या हो गई, मौत हुई, एक और व्यक्ति की मौत हुई, बहुत भगदड़ मचा। योगी जी खुद मौके पर मौजूद थे, यह बात लगभग निर्विवादित है। यह बात भी कही जाती है कि योगी जी के हाथ से वो राइफल चली, न चली हो, किसी और ने चलाया हो, यह भी संभव है, लेकिन यह सब बातें थी। यह उस पूरे हत्याकांड के एक प्रमुख अभियुक्त बनाए गए थे, इनके ऊपर एफआईआर हुआ था। उस समय इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मामला सीबीसीआईडी चला गया था। जब मैं 2007 में एसपी महाराजगंज था तो वापस यह मामला सीबीसीआईडी से मेरे पास आया था। मैंने तफ्तीश करनी शुरू की थी, मुझे सबूत और साक्ष्य मिल रहे थे, क्योंकि उस समय तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, इनका वह रसूख नहीं हो गया था, और इंडिपेंडेंट साक्षी आ रहे थे, वह चाहते थे कि उनके साथ न्याय हो। इसी बीच हमारा तबादला हो गया। जाहिर सी बात है कि फिर वह केस मेरे हाथ में नहीं रहा। और यह वही नहीं, और भी तमाम मामला ऐसे रहे, जैसे मान लीजिए, चूंकि ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, और मैं जानता हूँ, मुझे लगता है तमाम और लोग इस बात को जानते हैं कि योगी जी जब तक सांसद थे, और इसमें कोई शक नहीं कि जनता में अपने वर्ग में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन साथ साथ कानून के प्रति उनकी निष्ठा कोई बहुत अधिक कभी नहीं रही थी। देश के कानून के प्रति कई ऐसे हालात आए थे, उनके ऊपर मुकदमात भी हुए। मर्डर का मुकदमा हुआ 2007 में, उनको लेके बहुत बड़ी घटनाएं घटी। मैं एसपी था महाराजगंज में, वहां निचलौल में आग लगा दिया लोगों ने, ट्रेन में तमाम घटनाएं घटी। और कानून व्यवस्था को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था, वह जो है वह ज्यादातर वह अपने ढंग से देखते थे, अपने अपने दृष्टि से देखते थे। उनका यह मानना होता था कि जो वो जान रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं, वही कानून है जी। और मैं यह देखता हूँ, मुझे यह लगता है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में भी कई बार वो इसी तरह से सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही कानून है। तो वह जो उनका मौलिक दृष्टिकोण था कि जो मैं कह रहा हूँ, जैसा कि कुछ फिल्मों में कहते हैं कि मैं ही कानून हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, तो देश का कानून मेरे ख्याल से अलग होता है, व्यक्ति का शब्द कानून नहीं हो सकता। इस अंतर को योगी जी ने मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में कभी नहीं जाना, नहीं जानने की कोशिश की। और ईश्वर हमेशा उनके साथ रहे कि वो भाई मान ली लगातार सांसद रहे, लोकप्रिय सांसद रहे, मुख्यमंत्री हुए, आज भी लोकप्रिय माने जाते हैं। उनके साथ काफी, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो हमें कई सारे के विरोध का, गाली गलौज का, और कभी कभी तो हिंसा का भी भय होता है, उसका भी सामना करने की का भय होता है। तो लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन कानून के प्रति आस्था रहे व्यक्ति विशेष की, वह भी अपने आप में मेरे ख्याल से आवश्यक है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसी कानून के प्रति निष्ठा उनकी पहले थी, वैसी आज भी दिखाई देती है। जैसा वो पहले कुछ करते हुए दिखाई देते थे, वैसा वे आज भी करते हुए दिखाई देते हैं, और वही फिल्मी दुनिया की तरह तमाम प्रदेश को वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सर आप बता पाएंगे, जो अभी आपने वो पुलिस मर्डर का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी दोबारा से जाँच शुरू हो गई थी, किस स्थिति में है वो केस? क्योंकि आप तो तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखते हैं। हमने देखा है आपने मुगल सराय का वो मामला भी खोला कि वहाँ पर कैसे पुलिस वाले का एक रजिस्टर पकड़ा जाता है, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है कि लाखों करोड़ रुपए की एक ही जिले से उगाही की जा रही थी। मेरी जानकारी में उस मामले में संभवतः या तो मेरे ख्याल से सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट के स्तर पे वो मामले को आगे नहीं बढ़ाने के आदेश हुए हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, संभवतः तलत अजीज जो इसकी ये थी वादिनी थी, वो आज भी इस मामले को परसू कर रही हैं। अब हम सभी जानते हैं कि कानूनी मामलात में समय लगता है। एक बार मामला अदालत में चला जाता है तो मामले लंबे लंबे सालों तक चलते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, मामला अभी संभवतः सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लंबित है, यद्यपि मैं उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं जानता। 1994-95 का आप एक जिक्र कर रहे हैं कि एसपी सिटी ने इन तमाम लोगों को, आदित्यनाथ योगी और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया था। वो क्या मामला है सर? देखिए, उसको गिरफ्तार नहीं किया था। एक्चुअली एक स्थान है वहां राजघाट गोरखपुर में, वहां एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जी। और उस समय मैं भी नया था, योगी जी भी बिल्कुल मेरे ख्याल से नए नहीं आए थे। 95 की बात है मेरे ख्याल से, किसी महीने की जी। तो वो मुझे इतना याद है, शाम का वक्त था जो, और ट्रेन एक्सीडेंट में करीब 50-55 लोगों की मौत हो गई थी। और वह जिस प्रकार से उन्होंने मौके पे उसको मतलब धार्मिक रूप से बांटने का प्रयास किया था, और यह आरोप करना शुरू किया था कि एक वर्ग के घायलों को देखा जा रहा है और दूसरे वर्ग के घायलों को नहीं देखा जा रहा है। उसको लेकर उन्होंने एक तनावग्रस्त स्थिति बनाने का प्रयास किया था।
जिसके कारण माहौल दूषित हो रहा था, खराब हो रहा था। तो पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वहां से हटाया था, उनको निषिद्ध किया था, क्योंकि उसके कारण स्थितियां विस्फोटक हो रही थी। क्या ऐसे लोगों पर जब लगातार ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे थे, 2007 तक का आपने जिक्र किया है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर जब रो रहे थे, कहते उत्तर प्रदेश पुलिस उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, उस वक्त अगर सही से काम किया होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश के वो सीएम तो बन नहीं पाते जब उनके खिलाफ मर्डर तक के चार्जेस थे सर। ये निश्चित रूप से अगर इस देश में कानून का राज होता तो बहुत सारे नेता जो आज बड़े बड़े नेता हैं वो नेता नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि होता यह है कि ये जनता में तो अपने आप को लुभा ले पाते हैं और कानून को धता बता देते हैं, कानून गौण हो जाता है, लोगों को जनमानस उद्वेलित हो गया, कहीं इन्होंने किसी न किसी तरह से लोगों को आपस में बांट दिया, लोग इनकी तरफ खींचे चले आए और भाई विजय हुई और हम प्रतापी हो गए, वो अपनी जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं से कारण कानून सफर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या आपको नहीं लगता, डर नहीं लगता, मतलब ये पूछना चाहता हूं क्योंकि आपकी पत्नी एडवोकेट हैं नूतन ठाकुर जी, उन्होंने हाल फिलहाल में एक आरटीआई लगाई और गोरखपुर पुलिस से पूछा कि आदित्यनाथ योगी के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। आप इस तरीके की आरटीआई लगाते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट जारी करते हैं, ट्वीट इस तरीके के करते हैं, आपको डर नहीं लगता उत्तर प्रदेश में रहते हुए? देखिए डर किसको नहीं लगता है, डर लगता है। लेकिन अब जैसे सवाल यह है कि इसके आगे अपना दायित्व भी समझता हूँ, मेरी पत्नी दायित्व समझती हैं। निश्चित रूप से मतलब ये लोग ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। योगी जी धार्मिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सबसे बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। इनके फॉलोवर्स को मैंने देखा, इनमें से कई लोग जब उद्वेलित हो जाते हैं तो वह नियम कानून को कुछ नहीं समझते। जब उस समय नहीं समझते थे जब विपक्ष में थे, आज तो ये सत्ता में है, सार्वभौम है, तो निश्चित रूप से उसका खतरा तो है ही है। लेकिन जैसे मैंने बहुत पहले एक सुना था, पढ़ा था, मुक्ति बोध एक हिंदी में कवि हुए हैं, उन्होंने एक लाइन कहा था जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा था उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे, यानी कि अगर देश समाज को बनाए रखना है तो अभिव्यक्ति को बरकरार रखना पड़ेगा और उसके खतरे उठाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हम चाहेंगे आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो लड़ाई है या अभिव्यक्ति की जो लड़ाई है इसका सिलसिला यूं ही लगातार जारी रखें और आप जिस शम्मा को रोशन करने की, आज जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हौसले ऊपर वाला यूं ही बुलंद रखे और इस शम्मा से एक शम्मा जलती चली जाए और पूरा देश अभिव्यक्ति के लिए खड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप जो जद्दोजहद लड़ रहे हैं, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।